हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएसआई मैथ्स है और स्पेशल लेवल है और बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम में फंस सकते हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपका हो जाएगा। बाकी जैसे आपको जिस भी एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ी कठिन ही मैथ्स पूछी जाती है, थोड़ा ये इजी लेवल नहीं कहेंगे हम इसको, थोड़ा ठीक ठाक लेवल में ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सीधे क्वेश्चंस के बेस पर थ्योरी करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 32 क्वेश्चन हम आपको पीछे वाले पार्ट्स में दे चुके हैं। इसके लिए हम आपको एक आई बटन यहाँ पर होता है, जब आप देखते होंगे वीडियो के कॉर्नर पर आपके 3 डॉट आते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आई जैसा बना आएगा हाईवे क्लासेस, उसको टच करना, तो देखना वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप हाईवे क्लासेस की प्ले में जाकर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 33 नंबर। दो संख्याओं का अंतर, अनंतर लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 है तथा शेषफल 15 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर थोड़ा मान के चलेंगे थोड़ी चीज़ें को, क्योंकि एक कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था जो है भाज्य और भाज्य का। तो ध्यान दें, यहाँ पर मैंने माना है कि छोटी संख्या आपकी जो है हो जाएगी, एक मिनट पेन ले लूँ जी, ठीक है। तो छोटी संख्या आपकी यहाँ पर हो जाएगी ए, और बड़ी, यहाँ पर बड़ी संख्या मान लो ए और छोटी मान लो भी, कोई मान लो, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी, और ये वाली हो जाएगी छोटी। ठीक, इतना हम लोग मान लेंगे। और एक चीज़ हमने आपको बताई थी, भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि कौन भाजक होता है कौन भाज्य होता है। फिर से बता देते हैं। जैसे आपको अगर तीन से 5 में भाग करना है तो एक बार जाएगा 3 एकम 3 और घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 2। अच्छा, ये वाला कहलाता है भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। अच्छा, ये सभी से पता है, छोटे से पता है भागफल और ये सबको पता है शेषफल। बस कन्फ्यूजन अगर हो जाएगा तो कभी कभार इसमें हो जाता है, अगर नहीं पढ़े हैं तो। ये भाज्य होता है और जिससे भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है। तो देखो कहा जा रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो छोटी संख्या बी है, इसका मतलब बी से हम लोग भाग करते हैं किसमें, बड़ी संख्या में, मतलब ए में भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो भागफल 6, यानी कि भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है, मतलब यहाँ लास्ट में कितना बचता है, 15 बचता है। तो हमें बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी, और दोनों संख्याओं का अंतर आपको 1365 दे रखा है। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 1365। 1365 दोनों संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है। अब देखिए इस चीज को कैसे लिखते हैं। भाज्य बराबर होता है, मतलब ए बराबर हो जाएगा आपका बी गुणे 6, यानी कि भाजक गुणे भागफल, यानी कि 6b हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना, 15। ठीक है। अब इस चीज को हम, अब देखो यहाँ से देखो, दो संख्याओं का अंतर दिया गया है आपको 1365, मतलब a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 1365। ये देखो, ठीक है। अब a का मान है कितना, 6b प्लस 15, वो हम लोग यहाँ रख देंगे इस वाले समीकरण में। तो जब a में रख दोगे, a का मान कितना है, 6b प्लस 15, यहाँ रख दो 6b प्लस 15 और ये माइनस का b बराबर 1365। तो 6b में से एक b जाएगा, बचेगा 5b, और 1365 ये प्लस के 15 है, उधर घट जाएंगे जाके, तो 1365 में से 15 चला जाएंगे तो बचेगा 1350। और 5 से अगर हम इसको काट दें तो 5 दूनी 10, बचेगा 3, हो जाएंगे 35, 5 सत्ते 35 और ये वाला 0। तो b बराबर आ जाएगा 270। और हमसे यही पूछा गया था कि छोटी संख्या क्या होगी, और हमने माना भी क्या था, b को छोटी संख्या माना था, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि छोटी संख्या जो आपसे पूछी गई थी, छोटी संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा b, 270 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवर 12 ले लिया है तथा भागफल 35 प्राप्त हुआ है, सही भागफल क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को भी समझते हैं। तो देखो हुआ क्या है, भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक 21 के स्थान पर त्रुटिवर 12 ले लिया है। तो 21 के स्थान पर अगर आपने 12 ले लिया है तो भागफल कितना मिल रहा है, तो जो है 35 है। तो सही भागफल क्या होगा, पहले तो हम वो संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे निकालते हैं, यानी कि भाज्य बराबर कैसे निकालेंगे, भाज्य तो होती है वो संख्या। तो अब देखो भाजक कितना है, 21 के स्थान पर 12 लिया है तो भाजक है 12,
भागफल कितना है, ये देखो 35 बोल रहा है, प्लस और कह रहा है जिसमें शेषफल 0 आता था वो वाली भी बात है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो हम दोनों की गुणा कर लेते हैं, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि वो संख्या थी 420, शेष तो कुछ बचा नहीं था, 0 था। अब कह रहे हैं कि सही भागफल बताओ, मतलब 21 के स्थान पर अगर आपने 12 से भाग किया था तो अब आप 21 से भाग करके बताओ वो सही भागफल क्या आ जाएगा। तो आप 21 से भाग कर लो इसमें, तो 21 दूना 42, पूरा कट गया, ये ना जाना 0, तो ये 20 आ जाएगा इसका राइट आंसर। जब आप 420 को जब आप 21 से काटोगे तो 21 दूना 42 ना, ये वाला 0, तो आपका 20 आ जाएगा, यानी कि सही जो भागफल था वो 20 था और 12 की वजह से वो 35 आ चुका था, गड़बड़ हो गया था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि संख्या 1 3 5 डैश 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो ये इसका देखो एक कॉन्सेप्ट ही है पूरा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझिए। ये जो अगर आपको शून्य पूछे तो क्या करना है, इस वाले सवाल के लिए ध्यान देना। अगर 1 3 5 7 गुणा कराओगे तो आपका कभी भी शून्य नहीं बनेगा, यानी कि एक भी शून्य नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अब आप कहेंगे कैसे, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो ध्यान दो, कभी भी जो शून्य बचता है उसके साथ सम होना चाहिए, मतलब 1 2 होना चाहिए और 5, 2 5 से ही 0 बनता है, यानी कि 2 पंचे कितना होते हैं 10, देखो लास्ट में 10 बना। अगर कहीं पर 2 गुणे 5 नहीं है तो समझ लेना वहाँ पर 0 नहीं बन पाएगा। इनमें दोनों में से दोनों का होना जरूरी है, एक का नहीं कि एक का नहीं काम चल जाएगा। देखो 25 तो है यहाँ 5, लेकिन कहीं पर भी 2 नहीं है। क्यों नहीं 2 है, क्योंकि ये संख्याएं ही विषम है। तो हमेशा ध्यान रखना, विषम संख्याओं की 1 से 25 तक नहीं, 95 97 98 सॉरी अनंत तक कितने से भी आप करते रहो तो गुणनफल के दाईं ओर आपको हमेशा शून्य मिलेगा। देखो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1 से यहाँ पर समझ लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि जब हम 1 से लेकर 100 तक गुणा करें, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते चले जाएं और 100 तक गुणा कर दें, तो इसके लास्ट में गुणा कर रहे होंगे तो लास्ट में कितने 0 मिलेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है, आप 100 को पकड़ लो और 5 से भाग कर लो, यहाँ आ जाएगा 20, और 20 को फिर पकड़ लो, फिर 5 से भाग कर लो, यहाँ आ जाएगा 4, तो 20 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। और तब तक भाग करना है जब तक ये 5 से डिवाइड नहीं हो जाए। और 5 से ही क्यों करना है, क्योंकि हमेशा 0 किससे बनता है, 2 गुणे 5 से बनता है। अब आप बताइए 2 गुणे 5 से भाग कर बनता है तो 1 0 बनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 से भाग कर लो, 5 से क्यों किया। 5 से इसलिए करते हैं क्योंकि 5 कम बार होता है, 2 ज़्यादा बार होता है, और कम ज़्यादा से नहीं, जो कम बार होगा 0 उतने बनेंगे। देखो जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5, अब बताओ कितने 0 बनेंगे। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो देखो एक ही तो 0 बना, ऐसा नहीं है 2 2 बार हैं तो 2 0 बन जाएंगे। अब देखना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, अभी भी 0 एक ही है। अब देखना 2 गुणे 2 5 गुणे 5, देखो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, तो 2 0 बना, 1 और 2 0। क्यों, क्योंकि एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, मतलब पूरे जोड़ा होना चाहिए, चाहे 5 कितनी बार हो चाहे 2 कितनी बार हो, लेकिन जो कम से कम बार जोड़ा होगा वही बनेगा जोड़ा होने के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि 1 से 100 तक जो है गुणा करेंगे तो 0 24 हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि 2 बहुत बार आता है, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, 5 कम बार आएगा, तो कम से कम कितना जोड़ा बनेगा 5 से बताएगा, इसलिए 5 से भाग करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछे 1 से 200 तक तो सिर्फ 200 पकड़ लेना, 5 से भाग कर लेना, 5 को भी 40 आ जाएगा, फिर 40 को 5 से बढ़ना, 5 8 40, 8 आ जाएगा, फिर 8 को भी 5 से भाग कर लेना, 5 1 कम 5, ठीक है। हाँ 5 1 कम, जितनी बार जाए वो लिख लेना। तो 40 8 48 और 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आपको बीच बीच में थ्योरी भी बताते चले जा रहे हैं, अगर आप सही से पढ़ोगे तो काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंकों का 3 है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल बात पूछ रहे हैं, कहना है कि एक ऐसी संख्या है हमारे पास, उसमें हम 7 से गुणा कर दें सभी अंक 3 हो जाएंगी, वो कौन सी। तो ये चारों ऑप्शन रखे हैं, ऐसी जादुई कोई बात नहीं है कि अब देखो ऐसी संख्या आप उठा लीजिए किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, तो ऐसी कोई संख्या उठा लो जिसमें 7 से, देखो इसमें कर रहे हैं ए वाले ऑप्शन, 7 नियम 63 के 3 हासिल लगा 6, 7 एकम 6, 7 एकम 7 और 6 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 6 42 और 1 43 के 3 हासिल लगे 4, 7 7 49 और 4 53 के 3 हासिल लगे 5, और 7 चौक 28 और 5 33। तो देखो यानी कि ये तो पहली बार में ही मिल गया, अच्छा नसीब था, नहीं होता तो फिर अगला चेक करते, इसमें कौन सी बात हो गई। चलो अगला सवाल, ये धुआंधार सवाल है, लेकिन ये लासा मासा के लिए बड़े धुआंधार सवाल है। संख्या पद्धति में आप ये नहीं कह सकते हो कि हमसे ये पूछिए, वो कहीं से पूछ लेगा भाई, संख्या पद्धति का मतलब होता है ऐसा ही।
तो संख्या पद्धति देखो, ये सवाल है, लासा मासा के सवाल है ये वाला। तो संख्याएं 2272 और 875 को 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योगफल है। ध्यान रखना, लासा मासा में कभी अगर बराबर शेषफल प्राप्त हो रहा है तो आपस में संख्याओं को घटाया जाता है। तो 2272 माइनस 875, जब आप लासा मासा पढ़ेंगे तो और डिटेल जाएंगे, अभी आप समझ लीजिए। तो 2272 में से 875 आपको घटाना है। कभी भी बराबर शेष पर बचे, चाहे जितनी संख्या हो, उनको आपस में घटाना पड़ता है। ज़्यादातर 2 या 3 संख्याएं होती हैं, ये 2 वाला कॉन्सेप्ट है। तो 12 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 7, और यहाँ 16 में से जो है 6 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, यहाँ जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 8 जाएंगे, बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 1, मतलब ये 1397 है। अब 1397 के हम लोग टुकड़े करेंगे, क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या बात करनी है, ये 4 अंकों की। अब जो संख्या 2272 875 को काटेगी, वो संख्या 1397 को भी काटेगी, ये जरूरी होता है। ये अंतर जो संख्या, जैसे देखना, ये बता दें, जैसे एक 12 है और एक 36 है। अभी जो 4 है, ये 4 जो है 12 को भी काटता, 36 को काटता। अच्छा, 36 12 का अंतर करो, तो 6 में 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, अब ये 24 आया, तो ये 4 24 को भी काटेगा, ये रूल है। तो इसीलिए आप ध्यान समझ लीजिए, अगर कोई संख्या n है, वो इनको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसका मतलब पक्का इनके अंतर को भी काटेगी। और वो संख्या कौन सी है? 3 अंकों की है। अब तो ये 4 अंकों की है, इसका मतलब इसके फैक्टर करो, इसके अंदर भीतर जो है एक संख्या छुपी बैठी है, तो इसके फैक्टर करो। तो देखो, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 9 7, इसमें से 3 अंकों की संख्या निकलेगी, बाकी को हटा दिया जाएगा। तो देखो कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 9 हटा दो, 7 3 10 नहीं कट रहा है, 11 से काटो, 11 कब 11 बचा, कितना 2 हो गए 29, 11 दूनी 22 और 11 7 77, ये देखो निकल के आ गई 127 है वो संख्या। अगर आपसे पूछे वो संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की है, तो वो राइट आंसर होगा 127। आप 127 से 2272 में भाग करना, 875 में प्राप्त करना, आपको शेषफल बराबर ही मिलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि शेषफल क्या होगा। अगर शेषफल क्या पूछता तो 127 से हम लोग भाग करते, अगर वो संख्या पूछते तो 127 बताते। लेकिन वो कह रहे हैं जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना होगा, तो 7 2 9 और 1 10, राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी कि अंकों का योग पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा हो तो आप हमें बता दीजिएगा कहाँ पे आपको समस्या है। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। करें 2 क्रमागत समपूर्णांक हैं और उनके वर्गों का अंतर, तो सम तो जानते होंगे 2 4 6 8 10, और कह रहे हैं इनका वर्ग कर दो और फिर उनका अंतर करो और फिर बताओ किससे कटेगी। तो 2 क्रमागत लेनी है, वो भी ये नहीं कि चाहे जो ले लो दो। तो 2 क्रमागत कौन होता है, अगर आपने एक 4 ली है तो दूसरी 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब ये हो जाएगा। फिर इनका वर्ग करो, तो 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, और 36 16 को घटाओ आपस में तो आएगा 20। अब बताओ ये 20 कितने से कट रहा है, 3 से 4 से 6 से 7 से 4 से कट रहा है, राइट आंसर हो जाएगा 20। अगर मान लेते यहाँ कहीं होता 2 तो फिर हम और चेक करते, कभी कभार 4 से कटेगा 2 से भी पक्का कटेगा, ऐसे करके आप समझ लीजिए। बस राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये आ जाते हैं सवाल नंबर इधर। ठीक है, तो ये 39 से हम लोग देख लेते हैं। 39, ठीक है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ध्यान देना है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। अब की बार विषम पूर्णांक लेना है, कोई एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, विषम हो गई, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का हो जाएगा 9, तो 25 9 से घटा देंगे बचेंगे 16, तो 16 किससे कटता है, 3 से, 4 से यहाँ कटता है, 7 से 8 से भी कटता है। अब तो कन्फ्यूजन हो जाए जो हम बता रहे थे। अब 4 लें कि 8 लें, तो एक बार और चेक कर लो कोई संख्या लेकर, एक 7 ले लो, एक 9 ले लो, तो 9 का तो हो जाएगा 81 और 7 का वर्ग होता है 49। अब घटाओ 11 में से 9 के बचेंगे 2, ठीक है, बच गया 2, और यहाँ बचा 7, और 7 में से 4 गए, बचेगा 3। अब देखो, अब 4 से तो कट ही रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 8 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 से कट रहा है, बड़ी वाली संख्या से कटाना। अब जो संख्या 8 से कटेगी पक्का 4 से कटेगी, नीचे वाला नहीं लेता। अब देखो ये 8 दूनी 16, 8 चुकी 25, इसका मतलब ये 8 से फटाफट काटते जा रही है, कोई रुकती नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्लियर। चलो अगला सवाल देखो, कह रहे यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n² + 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो n एक प्राकृतिक संख्या हो, मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब होता है n का मान आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लेना चाहो ले लो, और आप बताओ फिर उसको कितने से। हम तो पहले सबसे छोटा ही ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। तो 6n², जब n का मान 1 लोगे तो यहाँ रखोगे तो n² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 6 कम 6 आ जाएगा, प्लस और n का मान 1 है तो 6 कम 6 6 6 12, मतलब ये 12 आ रहा है। केवल 6 से कट रही है, केवल 12 से कट रही है, 6 और 12, भाई 12 जो है वो 6 और 12 दोनों से कटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब बी वाला। ठीक है, जो 12 है, अगर इसमें से ये वाला बी ऑप्शन हटा दें तो 12 को लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों ने मिला कर दिया रखा है, देखो किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है। एक तो केवल पहला ऑप्शन था, फिर दूसरा ऑप्शन था, फिर दोनों मिलाकर ऑप्शन दिए, तो 6 और 12 दोनों लगाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की घात 61 + 4 की घात 62 + 4 की घात 63 + 4 की घात 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। तो ध्यान देना है, इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को हम लोग 4 की घात 61 कॉमन ले लेंगे, 4 की घात 61 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 4 की घात 61 कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर बचेगा 1 4, और यहाँ पर बचेगा 4 की घात 2, और यहाँ पर बचेगा 4 की घात 3, इतना बचेगा आपका। ठीक है, अब इन सब में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है देखिए, तो यहाँ पर हम लोग 4 की घात 61 तो कॉमन ले लिया, बचा यहाँ, इसको एक को भी एक रहने दो, 4 को 4 रहने दो, और 4 का वर्ग होता है 4 चौको 16, और 4 चौको 16 चौको 64। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐसा किया क्यों, तो ध्यान रखना हमेशा अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ध्यान रखना 4 की जो भी हो उसको पहली बार पावर को कॉमन ले लेंगे, जब वो पूरा का पूरा ही चला गया तो बचेगा 1, और 4 की घात 65 था, इसका मतलब बचा 4 की घात 1, 4 की घात 1 को 4 लिखते हैं, और 63 था और 4 की घात 61 आपने कॉमन लिया, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो बचेगा 4 की घात 2, और यहाँ बचेगा 4 की घात 3। अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेते हैं, तो 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, और 21 हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, 4 और 1 5 6 2 8, यानी कि 85 हो गया। इसका मतलब 4 की घात 61 गुणे 85। अब समझ लो ये कितने से कट रहा है, 4 घात 61 गुणे 85। अब देखो ना तो ये 3 से भी डिवाइड कर रहा है, अच्छा 10 से रुक जाओ तो 11 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 85 11 से नहीं कट पा रहा है, और 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये 10 से कट रहा है। कैसे, आइए बताते हैं। तो देखो ये 85 के जो फैक्टर हैं वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे 5। अच्छा 4 के 2 उधार ले लो भाई, 4 है ना तो सम तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा, इसका मतलब ये 10 से पूरा पूरा विभाज इसमें भाग चला जाएगा। तो ये आप ध्यान करके रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे, हम एक बार बता देते हैं। जैसे यहाँ 4 की घात 61 है, हम इसको 4 की घात 60 लिख लें, क्या दिक्कत जाता है, एक कम ले लिया, और 4 गुणे देखो कितना 17, तो यहाँ नहीं दिख रहा, चलो यहाँ देखो 4 घात 61 था, हमने 60 लिख लिया, 4 1 घात 1 बाहर निकाल लिया, गुणे 17 गुणे 5। अब देखो इसकी गुणा कर लो, 4 पंचे 20, या 10 से भाग करके देख लो, 5 चक्कू 20 ऊपर आया, तो 10 दूनी 20 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बाकी ये कोई लोग पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे, ये चीज़ पहला ना ऑप्शन 3 ना 11 ना 13, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 42 है, उसको भी देख लेते हैं। देखो 42 देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 की घात 25 + 3 की घात 26 + 3 की घात 27 + 3 की घात 28 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो 3 की घात 25 कॉमन ले लेंगे, 3 की घात 25 कॉमन लो, बचेगा 3 की घात 1, और यहाँ बचेगा 3 की घात 1, मतलब यहाँ तो पूरा कॉमन हो, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 की घात 1 मतलब 3 बचेगा। अच्छा यहाँ बचेगा 3 की घात 2, तो हम लोग सीधे 9 लिख लेंगे, और यहाँ बचेगा 3 की घात 3, 3 3 होती है 27 लिख लेंगे पूरा सीधे, क्यों जो है उसके चक्कर पड़ेगा। तो देखो 9 और 1 10 और 3 13, 13 जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 40, यानी कि 3 की घात 25 गुणे 40। अब देख लो कौन सी संख्या हमारी पूर्णतः काट रही है, 11, तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि 11 से नहीं। अब 16, तो 16 से नहीं काट पाएगी क्योंकि एक ही बार 4 है। 25 25 भी नहीं काट पाएगी, देखो 30 पूरा काटेगी, देखो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका 10 40 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 10 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 3 घात 25 है, इसको हम लोग 3 घात 24 गुणे 3 लिख लें। अब बटे में 30 से भाग करके देख लो, देखो ये देखो 0 0 कटेगा, 3 3 पूरा कट गया, और कोई भी संख्या पूरा नहीं काट सकती, आप भाग करके देख लेना, नहीं मानते हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो पूछा जा रहा है 49 की घात जो है 15 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो पहले तो हम आपको एक कुछ फार्मूले दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले देखो एक फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी अगर ऐसी आ जाए और यहाँ माइनस लगा हो, यहाँ सम घात हो, सम है ये घात, तो ये हमेशा ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। और अगर कहीं पर ऐसा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ घात बीच में प्लस लगा हो और घात लगी हो यहाँ पर विषम, तो ये हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, यानी कि घात तो विषम ही हो लेकिन यहाँ माइनस में हो और विषम घात हो, तो ये हमेशा कटेगा ए माइनस बी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूरा फार्मूला होता है, लेकिन इनसे मतलब नहीं है, इनसे पूरा कट जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे ही आइए चलिए देखते हैं, देखो 49 घात 15 माइनस 1। अच्छा एक को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49 घात 15 माइनस 1 की घात 15 लिख सकते हैं। बताओ ये घात सम है या विषम, तो है विषम, और माइनस है तो हमने बताया था पक्का ये किससे कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। तो मतलब 49 माइनस 1 से कटेगा, 49 माइनस 1 का मतलब 48 से कटेगा। देख लो 48 कहाँ है, तो 8 छिंग 14 से नहीं, 50 से नहीं, 51 से नहीं, 48, 8 छिंग 48। अब जो संख्या 48 से कटेगी वो पक्का कितने से कटेगी, 8 से भी कटेगी। अगर ऑप्शन में 4 होता तो 4 लगा देते, और अगर 12 होते 12 चौक 48 उससे भी कट जाती। ठीक है, 24 दूना 48, 48 खुद होता तो वो भी सही था। अगर ये सभी लोग मिलकर ऑप्शन थे तो इनमें से डी ऑप्शन, मतलब ऐसा आंसर बनता कि सभी आंसर हो जाएंगे हैं। तो ऐसे करके आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, बढ़ाएं आगे, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 44 सब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कहा जा रहा है 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको इसको सेकंड में सॉल्व करना बता देंगे, फालतू की थ्योरी नहीं बताएंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। ज़्यादा होशियारगिरी भी नहीं दिखाएंगे कि जो आपको टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। अच्छा एक चीज़ पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लो। एक जैसे हम लोग जो है 4 है और हम 3 में भाग देना चाहते हैं, तो 4 का 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन हम एक बार ज़बरदस्ती ले जाते हैं। देखो कैसे, तो 4 एकम 4, अब यहाँ घटाते थे माइनस का साइन, तो ये माइनस का 1 बचेगा। जब कभी भी माइनस का 1 बचे तो अगर ओरिजिनल शेष जानना है तो इस 4 में से घटा दो जिससे आपने भाग किया है। तो जो है भाग किया है, तो आप 4 में से 1 घटाएंगे ये, तो बचेगा कितना, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 से 3 में भाग करने पर शेषफल 3 बचेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर कभी करना है, तो जब 68 को तुम 67 से भाग करोगे तो जाता तो नहीं, माइनस का 1 बचेगा। अब आप ध्यान देना है कि -1 के ऊपर घात है 67। एक चीज़ बता दें कि अगर कभी भी माइनस के ऊपर घात विषम आ जाए तो आंसर हमेशा माइनस ही आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो शेष हो गया माइनस का 1। अब फिर देखो 68 से 67 में भाग करोगे तो यहाँ पर भी माइनस का 1 हो जाएगा, बीच में लगा है प्लस, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। और कभी भी माइनस के 2 शेष नहीं बताने हैं, और इसमें जिससे भाग कर रहे हो उससे घटा देना है जो भी शेष बचे माइनस का। तो 68 में से 2 गए, 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अभी आपको डरना नहीं है। भले ही अगर ये पहली बार अगर आपके सामने सवाल पढ़ रहा है तो भी आप जो हम बता रहे हैं उसको जो है लकीर फकीर मानते हुए चले जाना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल कराएंगे। जब अब की बार सवाल आएगा तब आप पहचान लोगे कि ये सवाल ऐसे लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 45। तो कहा जा रहा है दिया गया 2 की घात 32 प्लस 1 दी गई विशेष संख्याओं में से पूर्णतः विभक्त है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को पूर्णतः विभाजित कटेगी। यानी कि 2 की घात 32 प्लस 1 को कौन पूर्णतः काटेगा जो है। चलो चेक करते हैं। तो 2 की घात 16 तो खुद ही छोटा है, 2 की घात 16 हटाओ, ये भी हटाओ, ये बस यही ऑप्शन बचा है। तो ऐसे भी लगा सकते थे अगर नहीं भी आता है तो भी ठीक है। फिलहाल इसके फैक्टर देखो, ये सम है, तो देखो 2 की घात 96 है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 96 प्लस 1 है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। 2 की घात 96 प्लस 1 से हमने बताया काटा जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे देखना। तो 2 की घात 32 की घात 3 प्लस इसको 1 को कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1 की घात 32 की घात 3, क्योंकि 1 के ऊपर आप जहाँ जितनी घातें लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, देखो क्यूब लगा है सबके ऊपर, तो ये किससे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो होता है ए प्लस बी
यानी कि ए प्लस बी की जगह पर कौन है, ये हैं दोनों लोग, ये ए है ये बी है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर निकल के चला आया, बाकी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये समझ लो। कभी भी अगर घात विषम हो और बीच में प्लस लगाओ, जैसे हमने बताया ए क्यूब, ये देखो बताया था कहीं पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, तो ध्यान रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा किससे कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा। जब आप इसके फैक्टर करोगे इस डी वाले ऑप्शन के, तो ये आएंगे 2 की घात 32 प्लस 1, तो ये हमेशा डी से कट जाएगा, ठीक है, याद रखो, ये बहुत जगह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आंसर, पूरा पेज भर जा चुका है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पूछा जा रहा है 47 घात 43 प्लस 43 घात 43, देखो 47 की घात कितना है, 43 है, गलत हो गया, 47 की घात कितना, ओहो, तो 47 की घात कितना है 43 प्लस 43 की घात कितना है 43, तथा ये दोनों एक पास हैं, और फिर है आपका 47 की घात 47 प्लस 43 की घात 47, क्योंकि वो सब एक ही में हो रहा ना, वैसा सा। अब ये किससे कटेंगे, तो इसका आपका उभयनिष्ठ फैक्टर बताना है, यानी कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखो ये विषम घात है, विषम घात है तो हमेशा ये किससे कटेगा, 47 प्लस 43 से कटेगा, ये किससे कटेगा 47 प्लस 43 से कटेगा, तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 47 प्लस 43, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट बी है, 46 का बी। बस आपको लग गया क्वेश्चन, यही बताना था, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 19 बचते हैं, सॉरी 13 से भाग देने पर शेष 11 बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष 9 बचते हैं, यह संख्या क्या होगी। तो कल हमने जो सवाल किए थे वो आपसे कुछ ऐसा सवाल था कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 11 बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तुमने बताया था शेष में ही बात कर देते, लेकिन आज ओरिजिनल संख्या पूछी गई, दोनों में डिफरेंस समझ लेना है। पहले कल ओरिजिनल संख्या नहीं पूछी गई थी, तो शेष ही पूछा गया था। जैसे अगर पूछा जाए किसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेष 9 बचते हैं, उसी संख्या में 7 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा, तो कुछ नहीं करना, इस 7 को 9 से भाग कर लो, 7 एकम 7 बचेंगे 2, बस यही राइट आंसर हो जाता था। लेकिन इसमें ओरिजिनल संख्या नहीं निकाली गई थी। आज जो है आपसे ओरिजिनल संख्या भी निकाली जाएगी। तो देखो कैसे ओरिजिनल संख्या निकालेंगे। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर जो है 11 से, तो ऐसे लिखना है आपको, जैसे हम कहें, बिल्कुल ध्यान रखना, इस सवाल को ध्यान याद कर लो, और इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 हैं हमारे पास सवाल, आपको पक्का लर्न हो जाएगा। तो 13 से भाग करने पर देखो कैसे लिखना है, 13 से भाग करने पर शेष 11 बचता है, ऐसे लिखना है, और फिर 17 से भाग करने पर शेष 9 बचना है। तो ऊपर वो लिखना है जिससे भाग करते हैं, और इधर लिखने हैं जो शेष बचते रहे, उसके नीचे वो लिखते रहना है, ठीक है। और हम आपको एकदम तरीका बता रहे हैं, और फिर ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलना है, इधर को नीचे को प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे, और इधर चलेंगे तो गुणा करेंगे, और फिर चलेंगे नीचे को तो प्लस करेंगे, ऐसे चलते रहना है, फिर इधर चलेंगे तो गुणा करेंगे, ऐसे। तो 17 इधर चलेंगे, 17 9 26, और 26 गुणे 13, यानी कि 26 गुणे 13, ये ट्रिक है, समझ लीजिए, बहुत अच्छी सी। 3 6 78 के 8, हाथ से लगे 7, और 13 दूनी 26, और 7 कितना हो जाएगा 33, प्लस नीचे को चलेंगे प्लस 11, तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 3 349 राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है, बी आंसर है। तो कैसे करना है, तो जो संख्या से भाग 13 से भाग करने पर, तो 13 यहाँ, शेष कितना बचता है 11 नीचे उसके, फिर 17 से भाग करने पर, 17 से भाग करने पर शेष कितना 9, तो वो शेष नीचे रहेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, नीचे को चलेंगे तो प्लस करेंगे, और इधर को चलेंगे तो गुणा करेंगे, नीचे को चलेंगे प्लस, इधर चलेंगे गुणा, इधर प्लस गुणा, ऐसे चलेगा, ठीक। चलिए आइए, अगर समझ चुके हैं तो अगला सवाल आपके लिए है, ये देखिए, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, आप थोड़ा मिला भी सकते हो। देखो थोड़ा सा चेंज है ये सवाल, आपसे वो संख्या नहीं पूछ रहे हैं। देखो इस सवाल में, किसी संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग करने पर जो है 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इस संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो क्रमागत भाग अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा है तो हम आपको दिखा दें। जैसे हम अगर किसी संख्या, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 37, या मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास 43 है, और क्रमागत भाग क्या होता है वो चीज़ सीख लो। देखो क्रमागत का मतलब होता है, पहले हम लोग भाग करेंगे 5 से इसमें, तो 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3, तो ये शेष कितना बच गया 3, यानी कि 5 से भाग करने पर शेष 3 बचा। और फिर 3 से भाग कर रहे हैं, 3 दूनी 6, फिर शेष कितना बचा
2 बचा। तो यही होता है क्रमागत संख्या, यानी कि 5 से भाग करोगे तो शेष 3 और 3 से भाग करोगे तो शेष 2। ये क्रमागत जो है भाग करना होता है, यानी कि जो भागफल बचे फिर उसमें वो भाग करना होता है। तो इसी प्रकार से कुछ सवाल है। एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचता है। तो देखो अभी हमने बताया 4 से भाग करने पर 1 शेष बचता है और 5 से भाग करने पर 4 शेष बचते हैं। तो इस संख्या को 5 अगर पूछता वो संख्या क्या है तो कैसे निकालते, ऐसे गुणा करते, पहले प्लस 5 4 9 चौक 36 गुणा करते, 36 और 1 37। मतलब अगर आपसे वो संख्या पूछते तो इसका राइट आंसर 37 है, लेकिन कह रहे हैं वो संख्या नहीं पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इस संख्या को मतलब ये 37 को पहले 5 से भाग करो फिर 4 से भाग करो, बताओ शेष कितना बचेगा। तो 5 से भाग करोगे तो 5 सत्ते 35, बचे कितने 2। फिर कितने से करना है 4 से भाग करना, 4 से करो, 4 एकम 4, बचे कितने 3। तो इसका राइट आंसर होगा शेष कितने बचे 2 और 3। तो 2 और 3 बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे सवाल हैं। आपको अगर सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको रेगुलर बेसिस पर ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे और बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। देखिए 49 नंबर में कहा रहा है कि एक संख्या को क्रमागत 4 5 से भाग करने पर शेष 2 3 4 बचते हैं, वह संख्या क्या होगी। अब आप ये लोग कर सकते हैं, देखो कैसे, 4 से भाग कर रहे हैं, 5 से भाग रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं, शेष कितना बचा है 2 3 4, मतलब 4 से भाग करने पर 2 शेष, 5 से भाग करने पर 3 शेष, 6 से भाग करने पर 4 शेष, वो संख्या क्या है। तो 5 4 5 6 से भाग करने पर शेष गुना 2 3, वो संख्या क्या आएगी। तो पहले ऐसे प्लस करेंगे तो 6 4 10, फिर ऐसे गुणा करेंगे 10 गुणे 5, 10 5 50 और 3 53, 53 गुणे 4, तो 53 गुणे 4 यहाँ कर लेते हैं, 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21, 212 आ गया। और 212 फिर नीचे चलेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 212 में 2 जोड़ो तो 214, तो 214 है कहीं पे, हाँ है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, मजा आया। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कहा जा रहा है 51 52 53 54 ऐसे करके 100 तक संख्याएं जो है जोड़नी है। तो देखो इसका एक तरीका होता है, आप समझ लो इस तरीके को कैसे करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, तो इसका एक ट्रिक टाइप में हम आपको बता दें कि आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका एक समांतर श्रेणी होती है एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो ये जीपी है। समांतर में क्या होता है कि अंतर समान होता है, जैसे 51 52 53 सब में 1 1 का अंतर है, सब में 2 2 का अंतर हो, सब में 3 3 का हो, जैसे 52 51 लिखा हो, फिर 53 55 57 ऐसे हो, या 5 5 का, मतलब सब में सेम अंतर हो। तो उसके लिए ये तरीका है कि सबसे पहला पद लिख लो 51 प्लस लास्ट का पद लिख लो 100 और भाग कर लो 2। अच्छा हम बता दें सिर्फ इतना करोगे तो इससे औसत निकलेगा बीच वाली संख्या, ठीक है। और इसमें गुणा कर देना जितनी संख्याएं हों, तो 51 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी 50, तो 50 से गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो तो जो है 100 में 51 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 151, और गुणे में 2 से काट दो, यहाँ 25, 25 से गुणा करो, 25 से कम 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 पंचे 125 और 2 127 के 7 हासिल लगे 12, 25 से कम 25 और 12 37, यानी कि 3775 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर है, डी वाला सही है। फिर से बता दें क्या तरीका है। अच्छा कई बार आ जाएगा आपको ऐसे संख्या का अंदाजा नहीं लगेगा कि भाई 51 से 100 तक कितनी संख्या है, तो आपको कैसे अंदाजा लगानी है। तो देखो ये तो सिंपल सी चीज़ है, आप समझ सकते हो, इधर इधर 50 होंगी तो 1 से 50 तक तो 50 ही संख्या है, और 100 तक तो 100 होती हैं, तो इधर 50 छूट गई, बची इधर कितनी 50, तो इसीलिए हमें अंदाजा लग गया यहाँ तो 50 है। ट्रिक क्या है, पहला पद गुणे पहला पद प्लस लास्ट पद बटे में 2 और गुणे में जितनी संख्याएं हो वो आपका योग निकाल देंगी। ये उसके लिए होगी जो श्रेणी हमेशा रेगुलर वे में चले, समांतर श्रेणी के तरीके से चले, समान अंतर पर चले। अगला सवाल, अगला सवाल है कि श्रेणी 3 6 12 24 48। अब देखो ये जो है समान अंतर नहीं है, 3 के बाद 6 3 का अंतर है, फिर देखो 12 का अंतर है, फिर जो है फिर पहले 6 का अंतर है, फिर 12 का है, फिर 24 का है। तो देखो ये 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96, इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसको क्या कहते हैं, गुणोत्तर, यानी कि जीपी कहते हैं। तो जीपी का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो ये जीपी का सवाल है
तो जीपी के सवाल के लिए हम तुम्हें बताते हैं, ध्यान रखना, पहचानो कैसे। इसमें क्या होता है, एक गुणा चलती है, चाहे तो 2 से चल सकती है, 3 से चल सकती है, आधे से गुणा चल सकती है और 2.5 से गुणा चलती है, मतलब गुणा चलेगा। आधे से गुणा कैसे होती है, 1/2 से गुणा चल रही होगी। जैसे अगर 6 होगा, जैसे 12 होगा कोई पद, तो 6 रह जाएगा, 6 में 1/2 से गुणा करोगे 3 रह जाएगा, 3 में 1/2 गुणा 1.5 रह जाएगा, 1.5 में गुणा करोगे तो फिर उससे भी आधा रह जाएगा, ऐसे करके। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं, पहले ऊपर उठा दें, ठीक, स्पेस चाहिए होगा इस सवाल के लिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें पहला पद क्या है, अगर आपने 12th और हाई स्कूल में पढ़ा हो तो पहला पद है 3, ए से लिखते हैं इसको पहला पद को, और गुणोत्तर में आर निकालना पड़ता है, क्या, आर, सर्वांतर जिसको कहते हैं। कैसे निकलता है, दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद क्या, 6 बटे पहला पद 3, 3 से काटो 3 दूनी 6, आर कितना आ गया, 2। तो इसमें कुल पदों की संख्या निकालनी है, तो कुल पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n वां पद ए आर n-1, ये फार्मूला है, ध्यान रखना। n वां पद कह लो या अंतिम पद कह लो, ठीक है। और n क्या है, पदों की संख्या होती है, ये n वां पद कह लो या अंतिम पद कह लो। तो अंतिम पद क्या है, 384, यहाँ रख लेंगे, बराबर ए का मान है 3 गुणे आर निकाल लिया मैंने 2, n का मान पता ही करना है तो वो ऐसे रहेगा, n-1 ऐसे रहो। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 8 24, 128 बराबर 2 n-1। और ध्यान रखना 128 को हम लोग क्या लिखेंगे, 128 को लिखेंगे 2 की घात 7 बराबर 2 की घात n-1। अब 2 की घात 28 को 2 की घात 7 क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी है 2, हर बराबर हो जाएंगे तो अंश भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि 7 बराबर n-1। पहली बात तो 2 की घात 128 को 2 की घात 7 कैसे लिखेंगे, आप 2 की 7 बार गुणा करके देख लेना, आपको 128 मिलेगा। क्योंकि मुझे रटा है 10 तक, आपको भी रटने पड़ेंगे, क्योंकि 2 की घात अगर पूछे 500 बार क्या होता है तो हम बता देंगे 2 की घात 9 और 1024, 2 की घात 10, 10 तक मुझे रटा हुआ है, आगे भी 12 तक भी रटा हुआ है, तो आप 10 तक याद कर लो, ठीक है। माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 1 8, यानी कि पदों की संख्या कितनी है इसमें, 8 है। मिला लीजिए, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे 10 तक स्क्वायर है, ठीक है। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपको इसका फार्मूला नहीं आता है तो आपको बहुत ही टाइम लगने वाला है, 2 से 4 मिनट 10 मिनट जो है टाइम लग जाएगा। तो आइए इसका हम लोग फार्मूला लेते हैं। टोटल 5-6 फार्मूले हैं, हम आपको एक साथ बता देते हैं। चलिए देखिए, एक साथ बता देते हैं सभी फार्मूले। ध्यान रखना है, कभी भी अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो ध्यान रखना है प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n+2 2n+1/6, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे तो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, घन में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में होल स्क्वायर नहीं है। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का वर्ग है ये, और प्राकृतिक संख्या का ये घन का फॉर्मूला है। यहीं पर बता देते हैं, अगर आपको सम संख्याओं का योग पूछ ले तो सम संख्याओं का योग होता है n+1, ठीक है। विषम का पूछ ले तो विषम संख्याओं का योगफल होता है n², ठीक है। और आपसे चाहे सम और विषम दोनों संख्याओं का वर्ग दिया गया हो, फिर आपसे पूछें तो उसके लिए एक फार्मूला रहे n+1 और n+2/6। ये जो है इतने फार्मूले हैं, टोटल आपके लगभग 6 फार्मूले से लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फार्मूले, ठीक है। तो इन 6 फार्मूलों को ध्यान रखना। आइए हमारा फार्मूला कौन सा इसमें यूज होगा, तो हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला ये है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और कितने तक है, 10 तक है संख्या। तो हम लोग लिख लेंगे इसमें n का मान कितना फिट कर देंगे, 10 और 2 12, 10 और 2 12, और n+1 है यहाँ पर, ठीक है। 12 नहीं 11 होगा, यहाँ पर n सब में है 1, हाँ ठीक है, n+1 है, 2n+1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे 11, और 2n, तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना 6, काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये 11 सत्ते 77, और 2 से काट दोगे 5, तो यहाँ 55, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38, यानी कि 385 हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता देते हैं कैसे लगाया,
n+1 और 2n+1/6 ये फार्मूला है। इसमें n की वैल्यू रखेंगे तो n का मान हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 11, 10 में n का मान 10 रखोगे 10 दूनी 20 और 1 21/6। सॉल्व कर लेना, आपका 385 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, ये भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का है, लेकिन ये छोड़ के है, मतलब 11 से 1 से नहीं है। अच्छा, ये जितने भी फार्मूले लिखाए हैं ये उन्हीं सवालों के आंसर देंगे जिनका शुरुआत 1 से होगा, मतलब शुरुआत से ही ये फार्मूला लगेगा, ये नहीं बीच से लग जाए। इसके लिए तरीका ये होता है कि हम शुरू से निकाल लें और जहां तक की नहीं है वहां तक की घटा दें, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा काम कर जाता है दिमाग जो है इस तरीके से। चलो देखो कैसे। देखो हमसे कहा गया है 11, 12, 13, 20, तो हम लोग 20 तक का पहले निकालेंगे, तो फार्मूला वही लगाएंगे, n+1 और 2n+1/6 फार्मूला वही लगाएंगे। तो आपका 20 में 1 जोड़ दो 21 गुणे 20 दूनी 40 और 1 41/6 काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से 2 काट दो, यहाँ बचा 10, 7 से पहले गुणा कर लो, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और ये वाला 0 यहाँ लगा लो, यानी कि 2870 आ गया। अब हमने 11 से जो है कैलकुलेट किया, अब 10 तक घटाना पड़ेगा, और 10 तक ये देखो पहले से ही ऐड करा रखा हुआ है, 10 तक कितना 385, इसमें 385 घटा लो, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, तो 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ 2, यानी कि 2485 राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है 2485। ठीक है, 385 तक वो हमने 385 कहाँ लाए, 1 से 10 तक हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 11 से 20 तक पूछा गया, तो 1 से 10 तक तो घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो उसको घटा दिया गया है। ठीक, अगला सवाल है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो निम्नतम विषम पूर्णांक क्या होगा। ये सवाल बहुत अच्छे हैं, इन सवालों को कैसे करना है तो ध्यान देना। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल, कभी भी अगर योगफल दे रखा है तो ध्यान देना है, योगफल दे रखा तो जितनी संख्या है उतने से पहले योगफल में भाग कर लो। तो 133 में अगर आप 7 से भाग करो तो देखो, तो 7 एकम 7 बचे कितने 6 हो गए 63, 7 नियम 63, यानी कि ये 19 आया है। अब ये 19 पता कौन सी वैल्यू है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक बताना है, और हैं कितने 7, टोटल 7 संख्या है, और 19 जो है ये बीच की आंसर आता है, ये बीच का जो है संख्या आता है, हमेशा ध्यान रखना, ये 19 कहाँ की संख्या आएगी, बीच की। चलो, ये 19 कहाँ की आती है, बीच की, ये 19 बीच में आया है, और टोटल 7 संख्या है, और हमसे पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए इधर पढ़ेंगे, 3 इधर होंगी संख्या, 3 इधर होंगी, तभी तो 7 होंगी, 3 3 6 और बीच की 7। अब न्यूनतम पूर्णांक पूछें तो ध्यान रखना, अच्छा 7 क्रमागत विषम है, तो 19 के पीछे कौन विषम होती, 17, 17 के पीछे कौन विषम होती, 15, 15 के पीछे कौन विषम होती, 13, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, बिना कोई फार्मूले से, अच्छे तरीका है ये। देखो कैसे कि अगर पूर्णांकों का योगफल दिया गया है तो जितनी संख्या पहले उतने से भाग करो, तो 7 संख्याएं थी, तो 113 में 133 में भाग किया तो आया 19, 7 133 होता है तो 19 आया। और अगर छोटी पूछें तो इधर पढ़ लेना, और बड़ी पूछें तो इधर पढ़ लेना। ठीक है, आइए बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर इसके जैसे ही, तो देखो ये है, कहा गया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत योगफल दिया गया 72, तो हम लोग 72 को 3 से भाग करेंगे, आएगा 24। अच्छा, ये 24 बीच का है, और 3 संख्याएं हैं हमारे पास, कितनी 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, और कौन सी 3 से विभाजित होने वाली, अब वो तो विषम थी, इसका मतलब वो विषम थी, विषम ने लिख लिया। अब 3 से विभाजित माने 24 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित होता है, भाई 27 है। 24 के पीछे कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए, भाई 21 है। इन सभी को आप जोड़ के देख लो, 72 ही होगा पक्का। तो इसका मतलब वो संख्याएं 3 कौन सी हैं, एक 21 है, एक 24 है, 27 है। क्या पूछा गया, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, 27 है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर होंगी। पानी पी लिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। और 3 क्रमिक पूर्णांक है, मतलब 3 4 5 मतलब सीरियल से लगे हुए हैं, और 3 संख्याएं और योगफल दिया गया, तो 1350 योगफल है। 1350 को हम 3 से काटेंगे तो आएगा 3 चक्कू 12 बचा 1 तिपच 15, मतलब 450 आया। और ये क्रम से है, क्रमिक संख्या है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्रम से मतलब, और 3 संख्या, इसका मतलब इधर क्या होगी 451, और इसके पीछे क्या होगी 449।
यही 3 संख्या हैं जिनका योगफल 1350 है। पूछा गया सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योगफल। तो 451 और 449 को जोड़ोगे तो टोटल आपका 900 हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्लियर। अगला सवाल। ये सवाल देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57 की पहले आप 58 देखिएगा। 57 में कह रहे हैं कि 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये नहीं बताना है कि 79 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, ये बताना है कि 79 से विभाजित संख्याओं का योगफल। अगर पूछते हैं कि 79 तक कितनी संख्याएं हैं तो हम लोग कैसे लगाते हैं, आइए इस सवाल को हम लोग ऐसे समझेंगे। इसका मतलब पहले हम लोग 58 देख लेते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, कहा जा रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो आप हमें सभी बताइए। अब देखो 100, देखो 100 3 से कटती है, नहीं कटती है, 99 कटती है। अब 99 कटती है, जाहिर सी बात है, अब 99 में 3 जोड़ देंगे 102 कटेगी। तो एक होगा 102, 105, 108, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और 200 तक चेक करो, क्या 200 300 कटती है? नहीं, 2 से 3 से नहीं कटती है। 3 से काट दो, तिछांग 18 बच गए, 2 हो गए 20। अगर यहाँ 21 होते तो कट जाती, मतलब 201 कट जाती। यहाँ 201 कट जाती, इसका मतलब इसके पीछे चलो, क्योंकि हमें 200 के बीच में बताना है। तो 200 के बीच में क्या हो जाएगी, 201 के बीच में 3 पीछे चलो, तो 3 पीछे चल जाएंगे तो आ जाएगा 198। मतलब कितना, 198। अब समझो, 102 से लेकर 105 ऐसे ऐसे करके 198 तक ये 3 से विभाजित है, और इन सबको हमको जोड़ के बताना है। क्या जोड़ के बताना है? तो देखो कैसे सवाल करेंगे इस सवाल को। हमने आपको तरीका बताया था कि अगर समांतर जो आ जाए, इधर बता देते हैं। हमने बताया था कि अगर ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें क्रम समान हो, जैसे देखो समान अंतर हो, तो 102, 105 3 का अंतर है, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 14 आएगा, ऐसे करके 15 आ जाएगा। तो समान अंतर हो तो करना क्या है, पहली संख्या लेनी है प्लस अंतिम संख्या लेनी है, बटे में 2 कर देना है, और जितनी संख्या है उतने से गुणा कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक समस्या होगी ये पता करने में कि कितनी संख्या है। इसके लिए आप तरीका समझो। कभी कभार तो यही पूछ लेते हैं कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाए। तो पहले तो हम यही बता देते हैं आपको कितनी संख्या है, तो इधर बताते हैं साइड में। तो ध्यान रखना, अगर हम पूछे 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कट जाए, तो भाग करो, 33 है ऐसी संख्या है, जितने से हो उतने से भाग कर लो। 200 तक कितनी संख्या है, तो 3 से भाग करो, 66। यानी कि 1 से 200 तक ऐसी संख्याएं 66 हैं जो 3 से कट जाएंगी, और 1 से 100 तक 33 है। तो अगर हम पूछे 100 200 के बीच में, तो 66 में से 33 घटाओगे ना, तो 33 संख्या आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। मतलब यहाँ पर कितना गुणा करना है, 33 संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच में। बस अब आपको जोड़ लेना है, 102 200 और 100, 300 बटे 2 हो जाएगा, गुणे में 3300। 3300 गुणे 3 कितना हो जाता है, 99, और 2 जीरो यहाँ पर आपको लगाना है, बटे में 2 से भाग करना है। तो 2 चक्कू 8 बचेगा 1, हो जाएंगे 19। तो 2 नेम 18 बचा 1, होगा 10, 2 पंचे 10, 1 जीरो, 1950 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1950 कहाँ पे है जी, सॉरी 1950 आ रहा है, 4950। राइट आंसर हो जाएगा 4950। ठीक है, जो कि हमारा भी आया है 4950, ये वाला आंसर। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये 57 वाला आपको समझाते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं 800 और 11 के बीच में 79 से विभाजित जो है सभी विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो पहले तो हम लोग 800 में 79 से भाग करेंगे, पता करेंगे कि 800 के उधर, 800 से उधर कौन सी ऐसी संख्या है जो कट जाएगी। तो 800 में देखो 10 से भी अगर आप गुणा कर लो तो यहाँ 790 ही हो पाएगा। मतलब उधर जो संख्या है वो उसका आंसर हो जाएगा 79 गुणे 11। मतलब जब हम 11 से गुणा करेंगे तब आएगी वो 800 के बीच में। तो प्लस फिर दूसरी होगी 79 गुणे 12, प्लस तीसरी होगी 79 गुणे 13। अब आप चेक भी कर लेंगे कि हम 1100 के पार तो नहीं जा रहे हैं। तो पहले तो चेक कर लेते हैं, यहाँ 13 नेमा 117 के साथ, 13 नेमा 117 के साथ। अच्छा, ज़्यादा है नहीं जो हम लोग गैपिंग करके निकालें। ये सवाल पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर आपको, लेकिन कठिन लेवल के एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। तो 13 नेमा 117 के साथ हासिल लगे 11, 13 नेमा 117 के साथ हासिल लगे 11। ठीक है, और 13 सत्ते 91, 91 अगर आप 11 जोड़ दोगे, 13 सत्ते
91 11 जोड़ दो तो 1 1 2 और 9 और 1 10, 1027 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ है। अब हमको 1100 के जाना है, लेकिन अगर आप जैसे 14 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 1027 है, ये टोटल 20 से ज़्यादा है, और यहाँ पर 80 20 1100 पार हो जाएगा। इसीलिए बस इतने करना है, बस यहाँ तक, मतलब ये 3 संख्याएं जोड़नी है। 12 नियम 108 के 8, हाथ से लग गए 10, और 12 84 10 94, 11 नियम 99 के 9, इन सबको जोड़ना है। 11 नियम 99 के 9, हाथ से लगे 9, और 77 और 9 77 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 86। सबको ऐड करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 और 8 15 और 9 24, 24 के 4 हाथ से लगे कितने 2 2 और 4 6 और 6 12, और 2 हासिल 14 के 4 हासिल लगे कितना 1। अब जोड़ना है 0 और 9 9 8 17, और 1 हासिल 18 के 8 हासिल लगा 1 1 और 1 2, 2844 आंसर हो जाएगा। 2844 बी सही है। तो ठीक है, ज़्यादा इसमें था नहीं कुछ, मतलब आपसे पूछ रहा है, जानना चाह रहे थे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। जो आपका 58 नंबर सवाल है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। और बहुत टाइप के यहाँ पर सवाल आपके आने वाले हैं। 59 नंबर तो बच्चों वाला सवाल है, यूपी टेट और इस समय बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल। 59 वाला कैसे, देखो कह रहे हैं कि 0 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी। तो जब अंक देकर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछें तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा अंक लिख लो। तो इसमें बड़ा कौन है 7, और फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या जो इन अंकों से बन सकती है। और सबसे छोटी संख्या पूछे और उसमें 0 भी शामिल हो तो हमेशा ध्यान रखना 0 पहले ना लिख लेना, वो 4 अंक हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे आपके मन में आएगा तो सबसे छोटी पूछेंगे 0 2 3 6 7 लिख लेंगे, गलत हो गया, ये 4 अंक हैं, 1 2 3 4 अंक, ये तो कुछ मान्य नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, तो पहले तो छोटा रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो 2 फिर 0 फिर 3 फिर 6 फिर 7, मतलब ये 5 अंकों की सबसे छोटी है और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी है इन अंकों को देकर। तो उन दोनों में हमसे क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं। तो 10 में 7 गए 3, और 9 में से 11 में से 6 गए बचे 5, और 12 में से 3 गए बचे 9, यहाँ 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 55,953, 55,953 बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं भाई, मज़ा आ गया। चलो अगला सवाल है। ठीक है, इन सवालों को 60 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सवाल हो चुके हैं इसमें। आप भी अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टाइम निकाल के पूरा जो है सुबह से लेकर 12 बजे तक कोचिंग रहता है। 12 बजे खाना पीना खा के फिर मैंने आपका लेक्चर बनाया, और ये अपलोड होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि नेटवर्क का यहाँ पर इशू है, वाईफाई नहीं है यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करते करते। तो आप थोड़ा सा हमारा जो है साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आपके साथ सहयोग कर पाएँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।